साल 2015 कैरिबियन सागर में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद शिप SS एल फारो, जो कि पिछले कई सालों से अमेरिका का सबसे बेस्ट शिप रहा है। 30 टन भारी ये शिप सामान लेकर प्यूर्टो रिको जा रहा था। आपको पता है, इस जहाज के लिए ये सफर काफी आसान था, इसीलिए ये शिप इजीली कैरिबियन सागर में लहरों को पार करते जा रहा था। शिप में बैठे क्रू भी आराम से रिलैक्स होकर जा रहे थे। लेकिन अपने 4 दिन के सफर के दूसरे दिन ये शिप एकदम से ही कैरिबियन सागर से गायब हो गया। शिप के मालिक और कोस्ट गार्ड को समझ ही नहीं आया कि ये शिप कहाँ चला गया। शिप के गायब होने से अमेरिका और इंडिया जैसे देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार ही था कि कोई शिप एकदम से ही समुद्र से गायब हो गया हो। ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन के रह गया था कि भाई ये शिप कहाँ गायब हो गया और शिप के अंदर जो लोग बैठे थे वो कहाँ चले गए। बहुत मशक्कत करने के बाद जब एल फारो शिप की मिस्ट्री सॉल्व हुई तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये एक बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग और डेंजरस मिस्ट्री है। आप इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होंगे जो कि बहुत ज्यादा अजीब होंगे, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसी है। हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा आगे चलने के बाद आपको ये स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग लगने लगे, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, लेकिन बाद में आपको यही चीज एक बहुत बड़ा झटका दे जाएगी। अमेरिका में फ्लोरिडा के ईस्ट समुद्री किनारे पर मौजूद है जैक्सनविल नाम का एक बिजी बंदरगाह। इस पोर्ट पर हर साल लगभग 15 लाख सामान आते जाते हैं। इसी बंदरगाह से ताल्लुक रखता है एल फारो नाम का ये शिप। आप जानते हो ये शिप अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट कार्गो शिप है। यहाँ तक कि अमेरिका ने इस शिप को वॉर में भी यूज किया है। एक बार तो एक युद्ध में इस शिप के ऊपर लगातार 3 दिनों तक हमला किया गया, फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना मजबूत है। और तो और इस शिप ने बहुत मुश्किल सफर किए हैं जो कि नॉर्मल कार्गो शिप नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस शिप के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 29 सितंबर 2015 को रात के 8:10 पर एल फारो शिप जैक्सनविले से सामान लेकर रवाना हुआ। इस शिप को चलाती थी टोट मैरीटाइम नाम की एक कंपनी और ये सामान लेके जा रही थी प्यूर्टो रिको। ये जगह जैक्सनविले से 930 किलोमीटर दूर है। इस शिप में 391 शिपिंग कंटेनर और लगभग 294 ट्रेलर हैं और कुछ लग्जरी कार्स भी हैं। शिप में टोटल 33 लोग थे, जिसमें से 28 अमेरिकी और 5 पोलैंड के थे। इस शिप के कैप्टन थे 53 साल के माइकल डेविडसन, जो कि दोस्तों पिछले 10 साल से एल फारो शिप को चला रहे थे। और माइकल डेविडसन के अंदर कैप्टन के गुण शुरुआती टाइम से ही थे। डेविडसन अपने यंग एज से ही समुद्र में काम कर रहे थे, जिस वजह से उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि डेविडसन के अंदर बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड है, वो अपने आप को ही बेस्ट कैप्टन मानते हैं। शिप में उनके साथ उनकी एसोसिएट डैनियल रैंडोल्फ भी थी। डैनियल एक मेहनती लड़की थी, ये जो काम करने के लिए लेती थी उसे पूरा करके ही मानती थी। और 30 साल से समुद्र में सफर कर रहे जैक जैक्सन शिप में मौजूद सबसे अनुभवी लोगों में से एक थे। ये भी अपने यंग एज से ही समुद्र में काम कर रहे थे। प्यूर्टो रिको तक का सफर एल फारो के लिए 4 दिन का था। उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम के खराब होने का कोई अनुमान नहीं था। लेकिन दोस्तों आपको पता है 29 सितंबर को जब एल फारो जैक्सनविले पोर्ट से रवाना हुआ तो ईस्ट में करीब 1130 किलोमीटर की दूरी पर एक तूफान घुमड़ रहा था। वोकिन नाम का इस तूफान की ताकत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। और फिर आप जानते हो 30 सितंबर सुबह 7:39 पर यह तूफान हरिकेन में बदल गया। लेकिन फ्लोरिडा के इस गर्म महासागर में हरिकेन कोई नई बात नहीं थी। यहाँ पर ऐसे कई हरिकेन आते जाते रहते हैं। पर 30 सितंबर को रात के 10:30 बजे हरिकेन की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की हो गई थी और इसे कैटेगरी 3 का हरिकेन बताया गया। 1 अक्टूबर को हरिकेन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी। और मियामी में भी किसी को एल फारो को लेकर कोई चिंता नहीं थी। मियामी में रहता है कोस्ट गार्ड के डिस्ट्रिक्ट सेना का केंद्र, यही रहते हैं समुद्री रेस्क्यू टीम। लेकिन सुबह 7:30 बजे इन्हें एल फारो के मालिक टोट मैरीटाइम कंपनी का कॉल आया। उन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि भाई एल फारो समुद्र से गायब हो गया है, वो समुद्र में कहीं नहीं है। 2 अक्टूबर को 240 मीटर लंबा एल फारो जहाज को गायब हुए 24 घंटे हो गए थे।
समुद्र में पैदा हुआ हरिकेन अब बहामास को भी अपने चपेट में ले चुका था और इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई थी। और इस वजह से जो कोस्ट गार्ड थे उनके लिए समुद्र में फंसे जहाज को ढूंढना और बचाने का मिशन शुरू करना नामुमकिन था। हर गुजरता पल शिप में बैठे 33 लोगों के सही सलामत बचने की गुंजाइश घटा रहा था। 2 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे जब हरिकेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई, तब कोस्ट गार्ड ने छानबीन करना शुरू कर दिया। एल फारो का लास्ट सिग्नल मिले तकरीबन 20 घंटे हो चुके थे। कोस्ट गार्ड जब छानबीन कर रहे थे तब तो अच्छी खासी धूप थी, लेकिन ये धूप जल्दी ही एक भयानक अंधेरे में बदल गई। कोस्ट गार्ड ने उस इलाके के ऊपर रडार को कई बार गुजारा, लेकिन फिर भी कोस्ट गार्ड को कोई नतीजा नहीं मिला। दोस्तों, समुद्र में तूफान इतना भयानक था कि तूफान के 609 मीटर ऊपर उड़ रहे प्लेन भी तूफान की वजह से डगमगा रहा था। कोस्ट गार्ड्स ने तकरीबन 7 घंटों तक छानबीन किया, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। अब कोस्ट गार्ड क्या ही कर सकते थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। अगले 2 दिनों तक हरिकेन जब थोड़ा शांत हुआ तो रेस्क्यू टीम ने डिस्कस किया कि भाई हमने इतना एरिया छान लिया है, अब एक काम करते हैं, हम अपना सर्चिंग एरिया बढ़ा देते हैं। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने छानबीन करने का एरिया बढ़ा दिया। 6 बोट्स समुद्र पर उतरकर छानबीन कर रहे थे और कई विमानों ने टोटल 42 उड़ान भरी और लगभग 47,000 वर्ग एरिया को छान मारा। और तुम जानते हो रेस्क्यू टीम क्या करते थे? वो अपने छानबीन की पल पल की खबर एल फारो पर सवार 33 लोगों की फैमिली को दिया करते थे। उनकी फैमिली उम्मीद छोड़ने को तैयार ही नहीं थी कि अब एल फारो और उस पर सवार 33 लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी काबिलियत पर पूरा यकीन था। और इनका उम्मीद ना छोड़ना भी ठीक था, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पर अफसोस, हालत इनके काबू से बाहर था। लेकिन फिर एक बहुत शॉकिंग चीज हुई। एल फारो से संपर्क के 2 दिन बाद एक कोस्ट विमान को मलबा नजर आया। जब रेस्क्यू टीम मलबे के पास गई तो वो मलबा खोज को जारी रखने के लिए एक वाकई ठोस सबूत था। वो मलबा था एक लाइफ रिंग जिस पर लिखा था एल फारो। रेस्क्यू टीम को एल फारो की एक लाइफ बोट भी मिली जो कि अंडे की तरह टूटा हुआ था। इन सबूत को जब लैब में लाया गया तो अंदाजा लगाया गया कि शायद एल फारो समुद्र में ही डूब गया होगा। रेस्क्यू टीम ने और भी मलबा ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन समुद्र में हरिकेन कैटेगरी 4 का हो गया। और फिर आप समझदार ही हो, आप समझोगे ही कि इस पूरी सिचुएशन में मलबे को समुद्र में ढूंढना यानी कि अपनी मौत को बुलाने जैसा था। रेस्क्यू टीम ने मलबे की हालत और हरिकेन की सिचुएशन देखकर ये अंदाजा लगाया कि एल फारो पानी में डूब गया है और उसमें सवार 33 लोग भी मर चुके हैं। ये बहुत ज्यादा ही भयानक सिचुएशन था, लेकिन इससे भी खराब सिचुएशन ये था कि अब रेस्क्यू टीम को शिप में सवार 33 लोगों की मर जाने की खबर उनकी फैमिली को देना होगा, जो कि बहुत ज्यादा ही इमोशनल काम है। रेस्क्यू टीम ने उनकी फैमिली को बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाए। लेकिन शिप में सवार 33 लोगों की फैमिली ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो लोग पानी में डूब के मर गए हैं, क्योंकि एल फारो बहुत ज्यादा ही मजबूत, बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल कार्गो शिप था। फैमिली का मानना भी ठीक था, क्योंकि उन 33 लोगों की जान एक ऐसी सिचुएशन में गई जिससे कि आसानी से बचा जा सकता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एल फारो के साथ हुआ क्या था और वो 33 लोग कहाँ हैं? एल फारो के मलबे को ढूंढते ढूंढते अब 3 हफ्ते हो चुके थे। इसीलिए अमेरिकी नौसेना की टग बोट अपाची को समुद्र में भेजा गया। इस पर सवार थे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोट्स के चीफ इन्वेस्टिगेटर टॉम रथ। डूबने से पहले जहाज द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रिक सिग्नल से उस जगह का पता लगाया गया जहां आखिरी बार एल फारो को देखा गया था। लेकिन 4 दिन के खोजबीन के बावजूद भी अपाची ग्रुप्स को कुछ भी नहीं मिला और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही थी दोस्तों कि एल फारो शिप का क्या हुआ और उसमें सवार 33 लोग कहाँ हैं। लेकिन तभी एक खौफनाक चीज हुई। अपाची के सोनार ने समुद्र में 4500 मीटर की गहराई पर एक बहुत बड़ी चीज का पता लगाया और फिर इसी का पता लगाने के लिए 1 नवंबर को अपाची के रिमोट कंट्रोल कैमरा व्हीकल को जांच पड़ताल करने के लिए पानी के नीचे भेजा गया। करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर पानी का दबाव था 3174 किलोग्राम
प्रति 65 वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ी देर बाद कैमरा ने एक ऐसी चीज को कैप्चर किया जिसने तो भाई मुझे असल में हक्का बक्का करके रख दिया था। कैमरा उस बड़ी चीज के पास पहुंच जाता है जिसकी कि अपाची ने पहले फोटो ली थी, और तुम जानते हो वो बड़ी चीज थी एल फारो शिप। एल फारो शिप को देखना रेस्क्यू टीम के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और ये शिप पानी में करीबन सीधा ही खड़ा था, लेकिन उसके ऊपर के कुछ ही हिस्से दिखाई दे रहे थे क्योंकि नीचे के जो हिस्से थे वो मिट्टी में धंस चुके थे और शिप कई जगहों से टूट भी चुका था। अंदाजा ये लगाया गया कि जब इतना बड़ा जहाज, इतना मजबूत जहाज हरिकेन से नहीं बच सका तो वो 33 लोग तो ओबियसली नहीं बचे होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है, हुआ ये कि जब रेस्क्यू टीम ने उन 33 लोगों की बॉडी ढूंढने की कोशिश करी तो उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली, और तो और एल फारो के अंदर से उनका सामान भी गायब था। इन तस्वीरों से कुछ जानकारी तो मिली, लेकिन हालांकि पूरी जानकारी पाने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को जहाज का कोई एक अहम हिस्सा ढूंढना था, जैसे कि VDR यानी कि वॉइस डेटा रिकॉर्डर। VDR किसी एयरप्लेन के ब्लैक बॉक्स की तरह ये भी शिप की गतिविधि और साथ ही ब्रिज पर होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग रखता है, लेकिन VDR शिप से गायब था। 26 अप्रैल यानी कि शिप का मलबा मिलने के 6 महीने बाद VDR भी मिल गया। 60 सेंटीमीटर लंबी VDR एल फारो के डूबने वाली जगह से 400 मीटर दूरी पर मिला। समुद्र से निकालने के बाद इसे साफ पानी से धोया गया, फिर लैब में भेजा गया और इसका डाटा पाने के लिए इसकी मेमोरी चिप को रीड किया गया। और तुम जानते हो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी में 26 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और साथ डेटा भी मौजूद था। इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद थी कि रिकॉर्डिंग वाले इन घंटों के दौरान कुछ न कुछ तो सुराग मिलेगा जो ये बताएगा कि आखिरकार एल फारो के साथ हुआ क्या था। वॉइस रिकॉर्डर को ट्रांसक्रिप्ट करने का काम एक टीम ने किया जो कि जमा हुई थी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड्स के हेडक्वार्टर में। लेकिन यार सबसे बुरी बात तो ये थी कि ब्रिज के 6 माइक्रोफोन्स की ऑडियो क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी। रिकॉर्ड हुए 61,000 शब्दों में से करीबन 2,000 शब्द तो समझ में ही नहीं आ रहे थे। लेकिन 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एल फारो के आखिरी घंटों की साफ वॉइस सामने आ गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने एल फारो के डूबने के लास्ट बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट बनाया गया और फिर एनालाइज करने का काम शुरू किया गया तो शिप में सवार 33 क्रू की फैमिली भी जवाब पाने के लिए बेचैन होने लगी। ट्रांसक्रिप्ट में देखा गया कि कैप्टन की एसोसिएट डैनियल रैंडोल्फ कैप्टन के बारे में किसी से बात कर रही है और वो कह रही है कि कैप्टन सबसे कह रहे हैं, ओ ये तूफान इतना खतरनाक भी नहीं है, इसमें तो तेज हवा भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और फिर आगे डैनियल कहती है कि मुझे लगता है कि वो अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि वो गलत हैं। और फिर ऐसे ही ट्रांसक्रिप्ट के जरिए पूरा मामला समझ में आ गया कि एल फारो के साथ आखिर हुआ क्या था। असल में होता यह है दोस्तों कि जब भी कोई कैप्टन शिप चलाता है तो उसके दिमाग में मौसम के ख्याल 24 घंटे चलते रहते हैं और फिर कैप्टन इसी के बारे में ही सोचता है। और फिर तुम जानते ही हो कि एल फारो साउथ में प्यूर्टो रिको की तरफ जा रहा था और इस दौरान मौसम से जुड़ी ताजा जानकारियां ब्रिज के पिछले हिस्से में लगे टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन के जरिए आ रही थी। आज से 10 महीने पहले यानी कि 30 सितंबर 2015 को शाम के 5 बजे से थोड़ा पहले नेशनल हरिकेन सेंटर में सेट सी सिस्टम पर एक पूर्वानुमान आया। तब तक एक दिन का सफर हो चुका था। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक डैनियल रैंडोल्फ वाकिन की नई ट्रैक लाइन के हिसाब से शिप का रास्ता तय करने लगती है, लेकिन शाम को करीबन 7 बजे कैप्टन ने साउथ की ओर रास्ता 10 डिग्री बदलने का आदेश दिया। लेकिन सेट सी सिस्टम के प्री एस्टिमेट के मुताबिक अभी ये शिप तूफान के बीच वाले हिस्से की तरफ ही बढ़ रहा था, यानी कि दोस्तों ये शिप हरिकेन के सेंटर की तरफ ही जा रहा था। डैनियल को कैप्टन का रास्ता बदलने का फैसला समझ में नहीं आया। उन्हें ये नहीं पता था कि कैप्टन एक बिल्कुल ही अलग प्री एस्टिमेट पर निर्भर कर रहे हैं जो कि प्रोवाइड करवाया था BVS सिस्टम ने। ये रिपोर्ट सिर्फ कैप्टन के ईमेल एड्रेस पर ही भेजी जाती है। शाम के करीबन 8 बजे कैप्टन डेविडसन अपने कैबिन में चले गए। दोस्तों कैप्टन डेविडसन को ना पूरा भरोसा था कि उन्होंने जो ये रास्ता चुना है ये सेफ भी है और तो और वो इस मौसम का फायदा भी उठाएंगे। लेकिन अफसोस दोस्तों कैप्टन को ये नहीं पता था कि वो इस जहाज को मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। रास्ते में ऐसे कई जगह थी जहाँ पर ये रुक सकते थे। यहाँ ऐसे कई लैंड थे जहाँ पहले से ही कई जहाज रुके हुए थे और हरिकेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। और एक बात ये भी थी दोस्तों कि ये एल फारो एक कार्गो शिप था जिसपे कि बहुत सारी चीजें लोड हो रखी थी।
जिनकी की डिलीवरी होनी थी। हो सकता है कि कैप्टन को टाइम पर पहुंचने का दबाव रहा होगा, इसीलिए वो किसी लैंड पर रुककर हरिकेन के गुजर जाने का इंतजार नहीं करना चाह रहे थे। शिप में सवार डैनियल रैंडोल्फ और बाकी क्रू कैप्टन से कुछ लैंड के पीछे से होकर जाने की बात कहते हैं ताकि वो तूफान से बच सके, लेकिन कैप्टन किसी की बात नहीं मानते हैं और वो तूफान में ही आगे बढ़ते हैं। इस मूवमेंट में ट्रांसक्रिप्ट में देखा गया कि डैनियल रैंडोल्फ अपने क्रू से बोलती है, कैप्टन रास्ता नहीं बदल रहे हैं, हम सब मरने वाले हैं। शिप में सवार सब जानते थे कि कैप्टन उन्हें सीधा हरिकेन की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन वो सब कैप्टन को फैसला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाए। तुम्हें पता ही है कि समुद्र में ट्रैवल करने का इतिहास काफी पुराना है। कई हजारों सालों से लोग समुद्र से ट्रैवल कर रहे हैं। तुम्हें पता है पानी के जहाजों पर सबको अच्छी तरह से पता होता है कि यहाँ पर किसकी चलती है। कैप्टन को ही शिप का मालिक माना जाता है, इसीलिए बाकी लोगों को कैप्टन के सामने झुक कर रहना पड़ता है और इन्हें ना ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि तुम्हें हर हालत में कैप्टन की ही बात माननी है। इसीलिए एल फारो पे सवार क्रू ने कैप्टन की बात मानी, जबकि उनको पता है कि कैप्टन का फैसला गलत है और कैप्टन उन्हें सीधा हरिकेन के बीच में लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे हरिकेन की ताकत बढ़ती जा रही थी। इससे बचने के लिए इस इलाके में मौजूद सारे जहाज या तो हरिकेन से काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे या पुराने बहामास चैनल में रुके हुए थे। एल फारो सीधा तूफान की तरफ बढ़ता जा रहा था। सुबह 4:30 बजे कैप्टन डेविडसन ब्रिज पर पहुंचे। 8 घंटे पहले जब वो यहाँ पर आए थे तब से काफी ज्यादा मामला बिगड़ चुका था। जहाज को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा को झेलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से एल फारो शिप एक साइड 15 डिग्री पर झुक गया। जहाज को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, यहाँ तक कि ऑटो पायलट भी एल फारो को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्रू शिप को हवा की दिशा में बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुबह 5:43 पर शिप के निचले हिस्से से कॉल आया कि होल्ड नंबर 3 में पानी भर गया है। ट्रांसक्रिप्ट से पता चला कि चीफ मेट नीचे गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि एक हैच खुला हुआ है, जो कि खुला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसी के जरिए पानी नीचे ऊपर आया करता था और इस टाइम इसी के जरिए पानी ऊपर आ गया। शिप को हवा की दिशा में लाने के बावजूद भी ये सीधा नहीं हुआ और हैच के जरिए पानी भरता जा रहा था। कैप्टन डेविडसन ने ये डिसाइड किया कि हवा की वजह से ही जहाज एक तरफ 15 डिग्री झुका हुआ है, तो अगर उसे घुमा दिया जाए तो शायद ये झुकाव ठीक हो जाएगा, लेकिन इंजन के लिए जहाज को इस तरफ झुकाना बड़ी समस्या की बात होती है। दरअसल होता यह है दोस्तों कि इंजन नीचे मौजूद एक टैंक से सक्शन पाइप के जरिए तेल को खींचता है, तो जब जहाज एक तरफ झुका तो फिर तेल की बजाय हवा अंदर आने लगा। लेकिन सुबह 6:13 पर इंजन बंद हो गया। अब वही हुआ दोस्तों जिसका कि सबको डर था। अब ये जहाज पूरी तरह से कुदरत के भरोसे हो गया। शिप के अंदर बिजली बंद हो गई, इंजन काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये था कि ये जहाज अब पूरी तरह से पानी के बहाव के भरोसे ही चल रहा था। इस टाइम एल फारो हरिकेन के सेंटर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर था। तूफान की लहरें शिप के ऊपर से होकर गुजर रही थी और इसी पर बैठे 33 लोग समझ गए थे कि अब वो मरने वाले हैं। इसीलिए सुबह 6:48 पर डैनियल रैंडोल्फ ने सभी लोगों से एक कप कॉफी पीने की बात करी और वो सभी लोगों से पूछती है कि आप किस तरह की कॉफी पीना पसंद करेंगे, ज्यादा क्रीम वाली या फिर ज्यादा शुगर वाली। और फिर सीरियसली ही सभी लोगों ने एक कप कॉफी पी और फिर 10 मिनट बाद 7 बजे कैप्टन डेविडसन ने एल फारो को ऑन करने वाली कंपनी टोट मैरीटाइम में हेल्प के लिए कॉल किया, लेकिन अफसोस वहां किसी ढंग के इंसान से कैप्टन की बात नहीं हुई। लेकिन फिर बाद में एक मैनेजर से कैप्टन की बात हुई और कैप्टन ने उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर 7:39 पर उन्होंने जहाज को छोड़ने का अलार्म बजा दिया। क्रू से लाइफ बोट को पानी में उतारने को कहा गया, लेकिन काफी तेज हवा की वजह से जो लोग लाइफ बोट में बैठने गए वो तुरंत ही पानी की तेज हवा की वजह से मारे गए और फिर धीरे धीरे एल फारो शिप भी पानी में डूब गया। शिप में सारे लोग भी तेज तूफान की वजह से मारे गए। हालांकि कोस्ट गार्ड ने बहुत कोशिश करी, लेकिन शिप में सवार 33 लोगों की बॉडी पानी के अंदर कहीं नहीं मिली। एल फारो के डूब जाने के 2 साल से भी ज्यादा समय के बाद NTSB ने अपना फैसला पब्लिक किया। उनके मुताबिक इस हादसे की मेन वजह थी कि कैप्टन का क्रू की बात ना सुनना। शिप में सवार सभी लोगों की जिम्मेदारी कैप्टन की होती है। तूफान की दिशा में बढ़ते रहने का कैप्टन का फैसला ही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह थी।
इस इंसिडेंट से यह सीखने को मिलता है कि आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन कभी कभी अपने से नीचे के लोगों की बात भी सुन लेना चाहिए और उनसे भी सीखने की कोशिश करना चाहिए। अगर कैप्टन डेविडसन भी अपने एटीट्यूड और ईगो को साइड में रख कर अपने क्रू की बात सुन लेते तो आज शायद ये सब लोग जिंदा होते, बट कैप्टन की एक गलती की वजह से सब लोग मारे गए। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मेरी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरी इन 2 वीडियो को देख सकते हो।